मॉड्यूल 4 में कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए डैम से शुरू करेंगे। अब तक हमने डैम का डायग्राम कुछ इस तरह का देखा। ठीक है, ये जो डैम का डायग्राम है ये कहलाता है प्रैक्टिकल प्रोफाइल। ओके, ये क्या है? प्रैक्टिकल प्रोफाइल। ये चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हमारी रिक्वायरमेंट क्या कैसी है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल प्रोफाइल चेंज हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होता है अगर उसको हम देखना चाहें। ठीक है, तो सपोज कि ग्रेविटी डैम पे केवल वाटर का प्रेशर लगा है। ओके, ग्रेविटी डैम पे केवल वाटर का प्रेशर लग रहा है। इस केस में ओके, क्या क्या हो रहा है कि वाटर का प्रेशर लग रहा है, डैम का खुद का वेट है एंड अपलिफ्ट। ओके, तीन ही चीजें हैं। ठीक है, तो ये तीनों फोर्सेस के कंडीशन में स्टेबिलिटी के लिए ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रोफाइल अगर रहेगा, सेक्शन रहेगा, तो वो डैम की स्टेबिलिटी को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, क्योंकि और कुछ नहीं है, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग डैम को इस तरह का रख सकते हैं, टॉप विथ जीरो, बिकॉज यहाँ पे वाटर प्रेशर क्या होगा, जीरो, एंड बॉटम विथ फॉर मैक्सिमम प्रेशर। वाटर प्रेशर कुछ इस तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे वाटर प्रेशर जीरो और यहाँ पे मैक्सिमम, यही तो रेजिस्टिंग फोर्स है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको यही तो इनस्टेबिलिटी के लिए फोर्स है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो स्टेबिलिटी का फोर्स चाहिए हमें, वो क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनिमम प्रेशर इसको झेलना है। यहाँ पे मैक्सिमम चौड़ाई रख सकते हैं ताकि ये इस वाटर प्रेशर को भी रेजिस्ट कर सके, और जो इस तरफ अपलिफ्ट जनरेट हो रहा है उसको भी रेजिस्ट कर सके। ओके, तो वह सिचुएशन जब कि केवल सेल्फ वेट, वाटर प्रेशर और अपलिफ्ट लग रहा हो। ठीक है, और जो हमारा डैम सेक्शन है वो ट्रायंगुलर सेक्शन उसका इन फोर्सेस को सेटिस्फाई कर दे रहा हो, स्टेबिलिटी कंडीशन को, इन फोर्सेस के कारण स्टेबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल। ये ट्रायंगुलर सेक्शन जो है ये क्या कहलाता है, एलिमेंट्री
प्रोफाइल, यहाँ पे क्या टॉप विथ 0 और बॉटम विथ सपोज B है। ओके, ठीक है। अब जब एक सिचुएशन हम लोग इमेजिन करें, ओके, एक सिचुएशन हम लोग इमेजिन करें कि डैम जस्ट बना है, ओके, डैम के जस्ट अभी बना है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि अप स्ट्रीम में तो कोई वाटर नहीं होगा, ओके, अभी अगर कमीशन नहीं हुआ तो अप स्ट्रीम में कोई वाटर नहीं होगा, डाउन स्ट्रीम में कोई वाटर नहीं होगा, ओके। ये उस केस में क्या होगा, सपोज ये वाला इस तरह हम लोग कर रहे हैं कि डैम अभी बन के तैयार हुआ है, ओके। इस केस में क्या होगा, डैम का वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, ये सपोज B विड्थ का है, टोटल B विड्थ है, तो ये B/3, ये B/3 और ये भी B/3। डैम का जो बॉडी का वेट होगा वो क्या इस जगह B/3 पे लग रहा होगा, ओके। इसको क्या कहते हैं हम लोग, हील, इसको कहते हैं टू, यानी हील से B/3 डिस्टेंस पे वेट एक्ट कर रहा होगा, ओके। अब अगर वाटर भी धीरे धीरे वाटर जब वहां अपस्ट्रीम में जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि डैम जो है वो स्टेबल रहे, ओके। इसके लिए जो दोनों ही फोर्सेस का, ओके, जो लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन हो वो कहाँ पे हो, इसी रीजन में हो, इसी B/3 पे हो। ट्रायंगुलर सेक्शन है तो इसी रीजन में अगर रहेगा तभी वो क्या होगा, स्टेबल रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, स्लाइड हो सकता है, ओके। तो ये जो है लिमिटिंग केस माना जाता है। लिमिटिंग केस में यहां तक ये 2 से B/3 डिस्टेंस है, यहां तक ही मैक्सिमम हम लोग जाने दे सकते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन को, ओके। और उसका जो एक्शन पॉइंटर्स को हम लोग मैक्सिमम वहां तक जाने दे सकते हैं, ओके। तो हम क्या देख रहे हैं कि रिजर्वायर एम्प्टी और रिजर्वायर फुल कंडीशन में, ठीक है, जो हमारा रिजल्टेंट होना चाहिए, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स वो कहाँ एक्ट करना चाहिए, आइदर हिल से B/3 डिस्टेंस के बाद और टो से B/3 डिस्टेंस के बाद, ओके। ओवरऑल अगर हम बात करें कि डैम की स्टेबिलिटी के लिए आइदर रिजर्वायर फुल कंडीशन हो और एम्प्टी कंडीशन हो, जो हमारा रिजल्टेंट एक्ट करना चाहिए वो कहाँ एक्ट करना चाहिए, तो इस बीच में ये वाला जो पोर्शन है, इस B/3 के पोर्शन में, ओके। ये चीज कहलाता है मिडिल थर्ड रूल। ये चीज क्या कहलाता है, मिडिल थर्ड रूल, ओके। अगर हम समराइज करें इसको तो डैम की स्टेबिलिटी के लिए जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो कहाँ लगनी चाहिए,
मिडिल थर्ड पोर्शन में, डैम के बेस विड्थ जो है उसके मिडिल थर्ड पोर्शन में। ओके, मिडिल एलिमेंट्री प्रोफाइल में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है, तो वो देखें जरा हम लोग। इन एलिमेंट्री प्रोफाइल, तो बेसिकली एलिमेंट्री प्रोफाइल की बात करें तो मतलब तीन ही फोर्सेस लगने हैं। एक तो डैम का खुद का वेट, दूसरा जो वाटर कॉलम स्टैंड कर रहा है सपोज एच हाइट का, एंड तीसरा अपलिफ्ट। ठीक है, इसका वाटर का प्रेशर डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। W यूनिट वेट अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे WH इंटेंसिटी, एंड ये भी क्या WH, यहाँ पे 0, सपोज ये विड्थ है B। ओके, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फोर्सेस क्या क्या है। सबसे पहला वेट ऑफ डैम, वेट कितना W इक्वल टू क्या, ट्रायंगुलर पोर्शन है तो उसका पर यूनिट लेंथ में हम लोग देख लें, रो W। ठीक है, रो क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ कंक्रीट, कितना होता है 2.4, और मेजनरी 2.3। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में वेट कितना हो जाएगा डैम का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो एरिया कितना, यूनिट लेंथ 1 कर लो, 1 पर मीटर में इतना हो गया वेट वाट डैम का। देन वाटर प्रेशर कितना, तो ये भी ट्रायंगुलर बन रहा है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इधर इसका भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर ही बना हुआ है। ओके, तो पहले उसका देखें तो हाफ इंटू WH, हाफ इंटू WH, और हाइट है इसकी कितनी H, तो हाफ इंटू WH इंटू H। ओके, ये कितना हो गया प्रेशर WH स्क्वायर बाय 2। ये एक्ट कहाँ करेगा, H/3 फ्रॉम बेस एट ए हाइट H/3 फ्रॉम बेस। तीसरा जो है अपलिफ्ट,
मैक्सिमम इंटेंसिटी WH, ट्रायंगुलर है तो हाफ इंटू WH इंटू बी विद, ओके। और एक कोफिशिएंट यूज होता है, ठीक है, यूजुअली 1 ही होता है ये, तो ये कितना हो गया, हाफ C WBH, ओके। C क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर इंटेंसिटी, यूजुअली ये कितना होता है 1, ठीक है। यूजुअली 1, जब रिजर्वायर खाली रहेगा, ठीक है, तब स्ट्रेसेस कितना होगा, तो हील और टो पे दोनों पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। हील पे स्ट्रेस W बाय B 1 प्लस 6E बाय B, ये कब, विदाउट अपलिफ्ट, एंड WZ इक्वल टू W माइनस U बाय B 1 प्लस 6E बाय B, ये कब, विथ अपलिफ्ट, ठीक है। ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हील पे, ओके। देन टो पे क्या हो जाएगा, डेल्टा Z W बाय B 1 माइनस 6E बाय B, ये E जो है इसेंट्रिसिटी है, ओके। E क्या है, इसेंट्रिसिटी, यहां से जो भी हम डिस्टेंस, सॉरी, यहां से इस तरफ जो भी मेजरमेंट करेंगे वो कहलाएगा इसेंट्रिसिटी, ओके। ये विदाउट अपलिफ्ट, माइनस 6E बाय B, ये विथ अपलिफ्ट, ठीक है। ये E जो होना चाहिए, E ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू B बाय 6, जब E इक्वल टू B बाय 6 हो जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस अकर करेगा हील पे, ओके। व्हेन
ए इक्वल टू बी बाय 6। तो क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस will occur at the heel। ठीक है, कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस एट हील कितना हो जाएगा इस केस में, डेल्टा जेड इक्वल टू सॉरी सिग्मा जेड इक्वल टू डब्ल्यू बाय बी, ओके, 1 प्लस 6 बाय बी इंटू ई की जगह हमें लिखना है बी बाय 6। ये क्या आ गया, मैक्सिमम 2w बाय बी। देन अगर हम देखें नॉर्मल स्ट्रेस एट 2 सिग्मा जेड, उस केस में क्या हो जाएगा, w बाय बी एंड 1 माइनस 6 बाय बी इंटू बी बाय 6 हो जाएगा, ये कितना, 0। ओके, तो जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो बेस के इनर थर्ड पे अकर करेगा। दैट मीन्स जो हिल साइड में जो 1/3 पोर्शन है उधर अकर करेगा। इन केस ऑफ एम्प्टी रिजर्वायर विदाउट अपलिफ्ट। नेक्स्ट हम लोग देखें लो और हाई ग्रेविटी डैम कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो लो डैम्स जो होता है उसको हम लोग वियर भी कहते हैं। ओके, तो लो डैम क्या है, मतलब लिमिटेड हाइट होगा और कंडीशंस क्या क्या होंगे, जितने भी फोर्सेस हैं, ठीक है, उन सबका रिजल्ट एंड मिडिल थर्ड ऑफ द बेस से पास होना चाहिए। ओके, पहला कंडीशन। द रिजल्टेंट ऑफ all the forces should pass through the middle third of the base। ओके, एंड एक दूसरा कंडीशन जो होता है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा टो पे, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द टो should not exceed permissible value, should not exceed permissible value। ठीक है, अब ये परमिसिबल वैल्यू है कितना, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू एच रो
माइनस C+1, ठीक है। इसको हम लोग लिख रहे हैं अगर F, ठीक है, F यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो लिमिटिंग हाइट जो इससे मिलेगा, मैक्सिमम इतना हो सकता है फोर्स, तो लिमिटिंग हाइट क्या मिलेगा, H इक्वल टू F बाय W रो माइनस C+1। C क्या है, अपलिफ्ट, ठीक है। अगर सेफ्टी की बात की जाए, सेफ्टी के लिए, ओके, सेफ्टी के पर्पज से बात की जाए, तो हमारा जो ये C होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और सेफ साइड अपलिफ्ट इज नेग्लेक्टेड। अपलिफ्ट अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो H की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी, H की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, ज्यादा सेफ होगा, ओके। तो अब ये था लो डैम, ओके। तो हाई डैम किसको कहेंगे, हाई डैम के केस में हाइट जो होगा ग्रेविटी डैम का, वो क्या होना चाहिए, जिसको हम लो डैम कह रहे हैं, उसकी जो लिमिटिंग हाइट है उससे ज्यादा अगर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, हाई डैम, ठीक है। लो डैम के लिए लिमिटिंग हाइट यानी मैक्सिमम हाइट इतनी हो सकती है, इससे ऊपर कुछ भी हुआ वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाई डैम। इस कैसे हम लोग कर सकते हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल प्रोफाइल। प्रैक्टिकल प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम। ना हम लोग एलिमेंट्री प्रोफाइल कैसा होता है, कुछ इस तरह का। एलिमेंट्री प्रोफाइल का पर्पज क्या होता है कि सिंपली यहां तक वाटर जो भी कॉलम स्टैंड है, वाटर कॉलम स्टैंड कर रहा है, उसको वो बस रजिस्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वाटर ओवरटॉप कर जाए, वाटर यहाँ से इस ये फुल रिजर्वायर लेवल पे है ही, सपोज थोड़ा ज्यादा बारिश हो गया अगर किसी टाइम, तो यहाँ से ओवरटॉप कर सकता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या किया जाता है कि इसको थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको ऊंचा कर दिया जाता है। देन एक प्रोविजन प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है कि आप रोडवे प्रोवाइड करें टॉप पे, डैम के टॉप पे, ताकि एंटायर लेंथ का इंस्पेक्शन करने में आसानी हो, ओके। तो रोडवे प्रोवाइड करना मतलब यहाँ टॉप पे इस तरह विड्थ बढ़ाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ भी तो बढ़ा रहे हैं, तो दैट मीन्स वो आके इधर मिलाना होगा। तो इस प्रोविजन से क्या होता है कि जनरली जो नॉर्मली कहाँ वो एक्ट करेगा, जो इसका सेल्फ वेट है, ठीक है, वो इस मिडिल थर्ड रूल को फॉलो करेगा, ओके। बट जब हम इस तरफ वेट बढ़ा देते हैं, ठीक है, वेट बढ़ा देते हैं, तो ये क्या होता है, इधर शिफ्ट कर जाता है, ओके, इधर
शिफ्ट कर जाता है। शिफ्ट करने के कारण क्या होता है कि यहाँ हिल पोर्शन में टेंशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो टेंशन की वजह से अगर कंक्रीट का है तो इसमें क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो वो जो पोर्शन है डैम का वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो कोई रेजिस्टेंस वो नहीं देगा जो भी इनस्टेबिलिटी के लिए फोर्सेस हैं उनको। ओके, तो इसलिए क्या किया जाता है कि ये प्रोविजंस प्रोवाइड कर सके हम डैम की, यहाँ पे हम लोग क्रेस्ट को ऊंचा कर सकें, रोडवे प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम का जो लोअर पार्ट है इसको हम लोग बेटर कर देते हैं, अपस्ट्रीम साइड में बेटर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बेटर यानी स्लोपिंग कर देते हैं। स्लोप जब कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ये रिजल्टेंट फोर्स जो था वो b/3 पे जैसे यहाँ पे एक्ट कर रहा था, ये सब फोर्स लगा देने के कारण, एडिशनल देने के कारण ये इधर आ गया। ठीक है, तो अगर इस तरफ हम अब ऐसा प्रोवाइड कर दें कि विड्थ को और चौड़ा, विड्थ जो है हमारा बॉटम विड्थ इसको और बढ़ा दें तो क्या होगा, फिर वो b3 में b/3 ये 1/3 पोर्शन में लाई कर जाए और 2/3 लॉ को फॉलो करने लगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि बेटर कर दिया जाता है। ठीक, तो जो प्रैक्टिकल प्रोफाइल होता है डैम का वो कुछ ऐसा हो जाता है। टॉप विड्थ दे दिए, ये पोर्शन बेटर कर देने से क्या हो गया, डैम का जो बेस है वो और ज्यादा चौड़ा हो गया। इनिशियली अगर ट्रायंगुलर प्रोफाइल रखते तो इतना ही रहता। ओके, अब हमने इसको और चौड़ा कर दिया तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो फिर इधर से 1/3 में ही लाई करने लगेगा, या और फोर्सेस बढ़े तो इस 2/3 पोर्शन में लाई करना शुरू करेगा। ओके, इसको हम लोग लिखते हैं सीधा ऐसे, बेस विथ फ्लैट डाउनस्ट्रीम स्लोप। डाउनस्ट्रीम स्लोप अगर हम फ्लैट कर देंगे तो एनर्जी क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, अपस्ट्रीम बेटर, अभी डैम की हाइट कितनी हो गई, कितनी हाइट ऑफ डैम, ये पार्ट जो कहलाता है यहां से मेजर अगर करें यहां तक, ये हो जाएगा लिमिटिंग हाइट। ओके, ये पार्ट था एलिमेंट्री प्रोफाइल। तो अब ये सारा जो मॉडिफिकेशन हमने कर दिया इसके बाद ये बन गया क्या, प्रैक्टिकल प्रोफाइल। ओके, तो प्रैक्टिकल प्रोफाइल जैसे बन गया तो अभी क्या क्या प्रोविजंस हैं, जैसे क्या कितना हम लोग रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें टॉप विड्थ की। टॉप विड्थ ए, ठीक है, ये टॉप विड्थ कितना होगा ये डिपेंड करता है कि उस रोडवे पे कितना ट्रैफिक होने वाला है। ओके, जैसे भाखड़ा नंगल है तो उस पर ज्यादा गाड़ियां चलती हैं तो उसकी चौड़ाई ज्यादा रखनी होगी। एक डैम बांका में है चंदन पे
तो उसकी विड्थ क्या है, कम है, क्योंकि वहां पे कम गाड़ियां गुजरती हैं। ओके, तो जो इसके लिए फॉर्मूला है ए के लिए वो है 0.55 अंडर रूट एच। एच क्या है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, तो नॉर्मली जो टॉप विड्थ होता है वो क्या लिया जाता है, 6 से 10 मीटर। ओके, 6 to 10 मीटर। और A is 14% of dam height। ठीक है, तो अगर हमें नॉर्मल कैलकुलेशंस करना है, ठीक है, तो हम लोग सिंपली ऐसे भी रख सकते हैं, 6 से 10 मीटर के बीच रख लिए 7 मीटर का। ठीक है, 7 मीटर का टॉप विड्थ रख लिए, 2 लेन हो जाएगा। हाँ, 8 मीटर रख लिए, बीच में एक कम थिकनेस का डिवाइडर भी दे सकें। ओके, या फिर डैम हाइट को ध्यान में रख के 14% उसका रख दिए टॉप विड्थ को। ओके, सिमिलरली जो फ्री बोर्ड है, फ्री बोर्ड यानी इस फुल रिजर्वायर लेवल के ऊपर जो भी हमने प्रोवाइड करा है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं फ्री बोर्ड। तो फ्री बोर्ड जो है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 मीटर। मिनिमम 1 मीटर। ओके, देन रिकमेंडेड जो है ये, ठीक है, वो कितना, 4/3 इंटू हाइट ऑफ वेव। ठीक है, ये क्या है, रिकमेंडेड, इतना होना ही चाहिए, बिकॉज वेव से अगर हम ऊंचा नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि जो वेव के कारण वाटर हो वो ओवरटॉप करने लगे। ठीक है, या फिर तीसरा एक है 5% डैम की हाइट का रख लें, 5% ऑफ डैम हाइट। तो ये 3 तरह से हम लोग फ्री बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर बात आती है बेस विड्थ की। तो बेस विड्थ ऐसा होना चाहिए कि जो डैम है वो ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, ठीक है, उसके अगेंस्ट सेफ हो और स्ट्रेसेस जो है वो परमिसिबल लिमिट में हो। ठीक है, और साथ ही कोई टेंशन डेवलप ना हो। ओके, इस तरह से बेस विड्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, should be such that इसी में लिखते हैं द डैम इज सेफ अगेंस्ट overturning and sliding, stresses are within limits, and no tension development।
कि ये चीजें कैटर करनी होती हैं बेस विड्थ को। बेस विड्थ के लिए जो फॉर्मूला है वो है B इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट रो माइनस C। ओके, ठीक है। और ये जो हमारा अप स्ट्रीम फेस हम लोग जो ये इस तरह कर देते हैं, वर्टिकल रखते हैं इस हाइट तक एंड देन बेटर। ओके, ये चीज जो होता है कि ये H1, इस H1 को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 2a अंडर रूट B माइनस C। H1 क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ अप स्ट्रीम फेस। ए क्या है? ए हम जान रहे हैं टॉप विड्थ है। फाइन, ये जो हाइट H1 है इसके बाद नीचे क्या करते हैं हम लोग? बैटर प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, और जरूरत पड़े तो डाउन स्ट्रीम फेस को भी हम लोग और फ्लैटर कर देते हैं ताकि डैम में कोई टेंशन डेवलप ना हो। ओके, तो ये इसके बेसिक्स हैं। फर्दर हम लोग डैम का डिजाइन देख लेंगे। ओके, ग्रेविटी डैम का।